हेलो बच्चों, हम लोगों ने अपने बोर्ड का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था विलियन सॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में लेक्चर 5 पढ़ लिए हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि विलियन क्या होता है, विलियन कितने प्रकार का होता है और विलियन की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिसमें से हम लोगों ने मोलरता के बारे में पढ़ लिया और हम लोगों ने मोलरता के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग एक कंसंट्रेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मलता और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो हम लोगों ने मोलरता पढ़ लिया है, मोलरता पढ़ लिया है। आज हम लोग एक नए कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। आप लोगों ने पेन कॉपी रख लिया होगा, मेरे साथ में लिखते रहिएगा और सारी बातों को ध्यान से समझते रहिएगा। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। मेरे साथ में इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, मेरे साथ में लिखते रहिएगा। क्या लिखा है मैंने? 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? कहता है 1 लीटर विलियन में, हमारे पास जो विलियन है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर। उस 1 लीटर विलियन में विलेय, आपको ये बात पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? 2 प्रकार के कंपोनेंट, 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। एक घटक कौन सा होता है? विलेय होता है और एक होता है विलायक। विलायक वो होता है जिसमें हम लोग पदार्थों को, चीजों को घोलते हैं, और विलेय क्या होता है? जिसको घोला जाता है। तो हमारे पास एक विलियन है, सॉल्यूशन है जिसकी क्वांटिटी 1 लीटर है। उस 1 लीटर में विलेय के जो तुल्यांकों की संख्या घुली हुई है उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलता। और नॉर्मलता को हम लोग N से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें है लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये है नॉर्मलता का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला निकल के आया? जिसको भूल रहे वो क्या हो गया? विलेय हो गया। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मैं आपको बता दूं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ये है विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला। यानी कि विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब विलेय की तुल्यांकों की संख्या को अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल, अब ऊपर क्या है? विलेय की तुल्यांकों की संख्या, और हमें पता है विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो गया? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। क्या है? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का
आयतन लीटर में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे बोर्ड के में आज में सभी एग्जाम को और जो हमारे बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो क्या है फॉर्मूला नॉर्मलता का? आपको पता है नॉर्मलता को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? नॉर्मलता इक्वल टू विलेय की मात्रा, जिसको बोल रहे हो उसकी मात्रा 1 ग्राम 10 ग्राम 4 ग्राम जितनी भी दे रखी होगी बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का आयतन लीटर में। आप लोगों को बच्चों यहाँ पर एक नया वर्ड मिल रहा होगा, वो क्या मिल रहा है? तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार क्या होता है? ये तुल्यांकी भार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में 11th में दिया गया है। अगर आप लोग तुल्यांकी भार निकालना भूल गए होंगे तो हम आपको आज तुल्यांकी भार निकालना बताएंगे। अगर तुल्यांकी भार आप नहीं निकाल पाएंगे तो नॉर्मलता से संबंधित आए हुए क्वेश्चन आप बोर्ड में नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग एक बार सारी बातें रिवाइज कर लेते हैं कि नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी विलयन की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने की एक विधि है जो कि क्या कहती है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी हम 1 लीटर लेके चल रहे हैं। उस 1 लीटर में विलेय के कितने तुल्यांकों की संख्या घुली हुई है उसको हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का फार्मूला क्या है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में। हम जानते हैं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। हमने इस फार्मूले को इस स्टेप में रखा तो यहाँ क्या हो गया? नॉर्मलता इक्वल टू ऊपर क्या है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हमने यहाँ पर रखा तो क्या हो गया? विलेय का मान, विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का आयतन लीटर में। इस फार्मूले को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। अभी तक आपको ये याद हो गया होगा, मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। क्या है फार्मूला? नॉर्मलता इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार और विलेय का आयतन लीटर में। नॉर्मलता को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये सीखना है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालने का एक मेन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए जिससे कि आप किसी भी एसिड, किसी भी अम्ल के, किसी भी बेस, क्षार के बारे में और किसी भी लवण, सॉल्ट के तुल्यांकी भारों को बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर आप तुल्यांकी भार नहीं निकाल पाएंगे तो आपके बोर्ड में आए हुए नॉर्मलता से रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। फर्स्ट ईयर की चीज है, बेसिक चीज है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। आइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस बेसिस बनाइए रखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी और सारी बातें नॉर्मलता से रिलेटेड हमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं तुल्यांकी भार। आइए हेडिंग डाल देते हैं तुल्यांकी भार। बेसिक चीज है फर्स्ट ईयर की, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं भैया? इक्विवेलेंट वेट। ठीक, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बस एक फॉर्मूला याद रखो आप। क्या फॉर्मूला है? मैं तुल्यांकी भार को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो तुल्यांकी भार इक्वल टू ई इक्वल टू पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, अणुभार को लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बटे नीचे आ जाता है एन फैक्टर। ये है तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला। क्या है फार्मूला? बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तुल्यांकी भार इक्वल टू पदार्थ का अणुभार, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट बटे एन फैक्टर। अब पदार्थ का अणुभार तो हमें पता है, ये एन फैक्टर का मतलब क्या है? तो देखिए एन फैक्टर क्या हो सकता है? एन फैक्टर हो सकता है H प्लस आयंस की संख्या, H प्लस आयन की संख्या। एन फैक्टर क्या हो सकता है? एन फैक्टर हो सकता है OH माइनस आयन की संख्या। क्या हो सकता है? OH माइनस आयन की संख्या। और एन फैक्टर क्या हो सकता है? और एन फैक्टर हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव आयन की संख्या। देखिए
ये डिपेंड करता है कि H प्लस आयन की संख्या किस बेस पे निकालेंगे, OH प्लस आयन की संख्या किस बेस पे निकालेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की संख्या किस बेस पे निकालेंगे। देखिए तीन चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, एक तो होगा एसिड अम्ल, या तो होगा बेस क्षार, या तो होगा सॉल्ट लवण। तो इनके तुल्यांकी भार निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। मेन फार्मूला आपका ये है, बस एसिड के लिए, बेस के लिए और लवण के लिए एम फैक्टर की चीजें बदल जाती हैं। तो आप पहले ये फार्मूला निकाल लिख लो। क्या है फार्मूला? तुल्यांकी भार इक्वल टू पदार्थ का अणुभार बटे इस एम फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर एसिड, हम लोग बात कर लेते हैं एसिड के तुल्यांकी भार निकालने के लिए। लिख लेते हैं, यहाँ पर हेड डाल देते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। देखिए अगर कोई भी अम्ल दिया हो, अम्ल मतलब क्या हो गया, जैसे HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल, जैसे H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कार्बोक्सिलिक CH3COOH आपका एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी एसिड दे दिया गया और आपका तुल्यांकी भार निकालना हो, तो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू अम्ल का अणुभार, क्या है ऊपर अणुभार होता है, पदार्थ हमारा क्या हो गया? अम्ल हो गया, अम्ल का अणुभार बटे H प्लस यानी कि प्रोटॉन, H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या। ये हो गया अम्ल का तुल्यांकी भार। इस चीज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हमें HCl का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो हमें ये पता है कि जो HCl होता है वो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। अब जब HCl H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट रहा है तो आपको कितने H प्लस मिल रहे हैं? 1 मिल रहे हैं। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हमने यहाँ पर लिखा EHCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, ऊपर क्या होता है? अम्ल का अणुभार। HCl का अणुभार कितना होता है? आइए भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों को पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और इसका परमाणु भार कितना? 35.5। अब क्या है? HCl दिया गया है, तो 1 हो गया हमारा H यानी कि 1 हो गया और 1 हो गया Cl, तो कितना हो गया? 1 प्लस 35.5, तो कितना हो गया? 36.5। आपको याद रखना है जो ये वैल्यू लिखी होती है इनको कहते हैं परमाणु क्रमांक, जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है इनको कहते हैं परमाणु भार। और हमें निकालना क्या है? भार निकालना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, हमें HCl का निकालना है। तो HCl का अणुभार कितना हो गया? HCl का अणुभार हो गया 36.5। अब नीचे क्या है? H प्लस आयनों की संख्या। तो यहाँ पर H प्लस आयन कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहे हैं। हमने यहाँ पर नीचे रख दिया 1, तो हमारे पास सॉल्व करने से क्या आया? 36.5, यानी कि HCl का तुल्यांकी भार कितना होता है? 36.5। ऐसे हमें किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना होता है। तुल्यांकी भार अम्ल का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तुल्यांकी भार इक्वल टू अम्ल का अणुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या। बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा बेस की बात कर लेते हैं, क्षार की बात कर लेते हैं। अगर हमारे एग्जाम में कोई क्षार आ गया तो हमें उसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई डालिए, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार बेस। देखिए क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्षार का अणुभार बटे OH माइनस आयन की संख्या। ठीक है, अब ये क्षार क्या होते हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, जैसे
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाज, ये सब हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होते हैं। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया NaOH, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि NaOH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए, यानी कि बेस का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला क्या है, क्षार का अणुभार बटे OH माइनस आयन की संख्या। अब सबसे पहले हमें NaOH का अणुभार निकालना होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और अणुभार होता है, एक परमाणु भार होता है 23, ठीक है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और उसका परमाणु भार होता है 16। और मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो हमें इसको जोड़ देना है। अब क्या पहले क्या आ गया, सोडियम, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 23, फिर क्या आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, फिर क्या आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 1 10, कितना आपका आ जाएगा 40, यानी कि NaOH का अणुभार कितना हो गया 40। हमने क्षार यानी कि NaOH का अणुभार निकाल लिया 40। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, OH माइनस आयनों की संख्या। तो देखिए जो NaOH होता है वो जल में घुलने पर Na+ और OH माइनस देता है, यानी कि हमको यहाँ पर OH माइनस आयनों की संख्या कितनी मिल गई, 1 मिल गई। और नीचे क्या लिखा हुआ है, OH माइनस आयनों की संख्या, तो हमने यहाँ पर कितना रख दिया 1, तो इसका अणुभार, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया 40। तो ऐसे किसी भी क्षार, किसी भी बेस का हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। क्या होता है, किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला, तुल्यांकी भार इक्वल टू क्षार का अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। आती है बात समझ में। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हो, तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू पदार्थ का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट बटे n फैक्टर, जहां n फैक्टर क्या हो सकता है, H प्लस आयनों की संख्या हो सकता है, OH माइनस आयनों की संख्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों की संख्या हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने अम्ल का तुल्यांकी भार सीख लिया, अभी तक हम लोगों ने क्षार का तुल्यांकी भार सीख लिया। अब क्या बचा हुआ है, लवण, सॉल्ट का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, लवण का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप आपके बोर्ड में आए हुए सवालों को कर पाएंगे। देखिए लवण क्या होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे पोटेशियम क्लोराइड KCl, ये सारे क्या है, लवण है। अगर कोई जैसे अगला आ गया Na2CO3, ठीक है, क्या हो गया Na2CO3, ये सब क्या होते हैं, लवण होते हैं। अगर एग्जाम में कोई लवण आ गया तो हमें तुल्यांकी भार कैसे निकालना होगा, तो किसी भी लवण के लिए तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है, तुल्यांकी भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। तो फार्मूला क्या होता है, लवण का अणुभार, लवण का अणुभार बटे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की संख्या। आप इन दोनों में से किसी की भी संख्या ले सकते हो, जैसे समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आ गया NaCl, हमें सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार निकालना है। तो हमें ये बात पता है कि जो NaCl होता है वो किस में टूट जाता है, वो Na+ में और Cl- आयन में वियोजित हो जाता है, डिसॉल्व टूट जाता है, ठीक। अब हमें NaCl का तुल्यांकी भार निकालना है, तो हमने यहाँ पर लिखा NaCl का तुल्यांकी भार। अब ऊपर क्या है, लवण का अणुभार, लवण क्या है हमारा NaCl, ठीक है। NaCl का अणुभार कितना होता है 58.5 बटे, नीचे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की संख्या। आप या तो केवल पॉजिटिव आयन की संख्या ले सकते हो या तो केवल नेगेटिव आयन की संख्या ले सकते हो। तो पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 है, नेगेटिव आयन कितने हैं, 1 है। हम ले लेते हैं पॉजिटिव आयन की संख्या, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 क्यों रखा, क्योंकि NaCl में Na+ पॉजिटिव आयन कितने हैं 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 58.5, यानी कि NaCl का तुल्यांकी भार कितना हो गया 58.5। तो ये था तरीका तुल्यांकी भार निकालने का। हमने तुल्यांकी भार निकालना क्यों सीखा, क्योंकि नॉर्मलता में एक वर्ड आ रहा है, वो वर्ड क्या आ रहा है, तुल्यांकों की संख्या। अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना नहीं आएगा तो नॉर्मलता से रिलेटेड हम कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। तुल्यांकी भार निकालने का हमने फार्मूला क्या बताया, तुल्यांकी भार को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट
तुल्यांकी भार इक्वल टू पदार्थ का अणु भार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। हमेशा याद रखिए कि परमाणु क्रमांक का दुगना अधिकतर क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया 65.5। हमें यहाँ पर भार रखना होता है, तो हमारे पास तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू पदार्थ का अणु भार बटे n फैक्टर, जहाँ n क्या था अम्ल के लिए था H+ आयनों की संख्या, अभी आपने सीखा। बेस के लिए क्या था OH- आयनों की संख्या, और क्षार के लिए क्या था लवण के लिए क्या था पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों की संख्या। तो ये तो सारी बातें हो गई तुल्यांकी भार के बारे में। अब क्या है नॉर्मलिटी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऊपर नॉर्मलता क्या कहलाती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। और मैंने आपको बताया इसे हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आप लोगों ने क्या निकाला था, याद होगा आपको, तुल्यांक नॉर्मलता इक्वल टू N इक्वल टू विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब कुछ बातें याद रखिए, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले देसी नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है n/10। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है n/100। और अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले मिली नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है n/1000। जैसे हम लोगों ने मोलर में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मलता होता है। देसी नॉर्मल मतलब वो कितना हो गया विलियन n/10, सेंटी कितना हो गया n/100, और मिली कितना हो गया n/1000। ठीक, अब आते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो जो नॉर्मलता का मात्रक होता है वो क्या होता है, नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, नॉर्मलता का मात्रक होता है तुल्यांक पर लीटर, ये इसका होता है मात्रा। तो ये सारी बातें थी नॉर्मलता के बारे में। क्या है नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। हमने आपको बताया तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार को E से रिप्रेजेंट करते हैं। अम्ल के लिए फॉर्मूला अलग है, बेस के लिए अलग है, और लवण के लिए अलग है। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, हमें तो वहां पर तुल्यांकता, हमें वहां पर नॉर्मलता बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए भाई चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। क्या है, चलिए भाई 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 250 ml प्राप्त हुआ, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। देखिए भाई समझिए ध्यान से, अभी आपको नॉर्मलता के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 ml प्राप्त हुआ, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। हमने पूरा सवाल पढ़ा और हमने लास्ट में देखा कि हमसे क्या पूछा है, विलयन की नॉर्मलता। सबसे पहले हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है दिया, मैंने भी आपको बताया, तो बोलो मेरे साथ, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक, बटे विलयन का
विलियम का आयतन किसमें, लीटर में, विलियम का आयतन लीटर में। आइए चलिए करते हैं। क्या है ऊपर है विलेय की मात्रा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सवाल हो, अगर आपको किसी भी पदार्थ के साथ को लगा हुआ मिलता है तो वो हमें किसको बताता है, विलेय को बताता है। और अगर कहीं पर भी किसी भी पदार्थ के साथ में लगा हुआ मिलता है तो वो किसको बताता है, विलायक को बताता है। तो आइए पढ़ते हैं सवाल को एक बार फिर से। क्या कह रहा है, 4 ग्राम NaOH को, सो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, विलेय हो गया। और विलेय की मात्रा कितनी रखी है, 4 ग्राम। हमने यहाँ पर विलेय की मात्रा रख दी 4 ग्राम बटे। अब क्या कह रहा है, विलेय का तुल्यांकी भाग। विलेय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये बात पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, NaOH हमारा होता है क्षार बेस। हमें यहाँ पर क्या रखना है, विलेय का तुल्यांकी भाग। अभी तुरंत याद करो कि हमने आपको क्षार का तुल्यांकी भाग निकालना कैसे सिखाया। किसी भी क्षार का तुल्यांकी भाग निकालने का फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भाग इक्वल टू क्षार का क्या, क्षार का अणुभार, बोलो मेरे साथ, क्षार का अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। अब हमें यहाँ पर किसका रखना है, NaOH। क्यों, NaOH क्या है, विलेय है। आइए बाई कर देते हैं। हमें NaOH का तुल्यांकी भाग निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भाग। तो NaOH का अणुभार कितना होता है, NaOH का अणुभार होता है 40। अब यहाँ पर बात आ गई OH माइनस आयनों की संख्या। तो हमें पता है कि जो NaOH होता है वो कितने OH माइनस देता है, वो 1 देता है Na प्लस और 1 देता है OH माइनस आयन। तो कितने मिल गए, 1 मिल गए। तो हमने यहाँ पर रखा कितना, 1। तो तुल्यांकी भाग क्या आ गया, 40 आ गया। अब विलेय का तुल्यांकी भाग कितना आ गया, 40। तो हमने यहाँ पर रख दिया 40 बटे। यहाँ पर क्या कह रहा है, विलियम का आयतन, वो भी किसमें रखना है, लीटर में रखना है। आइए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलियम का आयतन कितना प्राप्त हो रहा है, विलियम का आयतन प्राप्त हो रहा है 250 ml। अब हमको विलियम का आयतन मिल रहा है 250 ml, लेकिन हमको किस में रखना है, लीटर में रखना है। तो हमने क्या किया, 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिया। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ गया, तो आ गया 0.25 लीटर। यानी कि अब हमारे पास विलियम का आयतन कितना मिल गया, 0.25 लीटर। हमने यहाँ पर रख दिया 0.25 लीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, अभी मैंने बताया कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तुल्यांक पर लीटर। तो क्या आ गया, 0.4 तुल्यांक पर लीटर। ये था नॉर्मलता से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक, एक बार न्यूमेरिकल को फिर से ध्यान से समझ लेते हैं। क्या था, 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलियम का आयतन 250 ml प्राप्त हुआ। तो विलियम की नॉर्मलता ज्ञात करो। नॉर्मलता का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भाग बटे विलेय का आयतन लीटर में। विलेय क्या है, NaOH है। कितनी मात्रा दे रखी है, 4 ग्राम। तो हमने विलेय की मात्रा रख दी 4 ग्राम। विलेय का तुल्यांकी भाग NaOH क्या होता है, क्षार होता है। क्षार का तुल्यांकी भाग निकालने का फार्मूला क्या है, क्षार का अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। NaOH का अणुभार कितना होता है, 40। कितने OH माइनस मिलते हैं, 1 मिलते हैं। कितना आ गया, 40 आ गया। फिर क्या कह रहा है, विलियम का आयतन लीटर में कितना दिया गया है, 250 ml। हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 0.25। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 0.4 तुल्यांक पर लीटर। तो ये थी सारी बातें नॉर्मलता के बारे में। तो हमने क्या सीखा कि नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता को हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी। क्या कहता है ये, कि 1 लीटर विलियन में घुले विलेय की तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फार्मूला है। और हमारा मात्रक क्या होता है, तुल्यांक पर लीटर। इस नॉर्मेलिटी से रिलेटेड चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि स्टूडेंट्स को तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। और अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना नहीं आएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन अगर नॉर्मेलिटी से रिलेटेड आ जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे।
और हमने आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए बताया कि आपको तुल्यांकी भार कैसे निकालना है। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू पदार्थ का अनुभार बटे n फैक्टर, जहां n फैक्टर अम्ल के हिसाब से H प्लस आयनों की संख्या बताता है, क्षार के हिसाब से OH माइनस आयनों की संख्या बताता है और लवण के हिसाब से पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन की संख्या के बारे में बताता है। तो ये सारी बातें थी नॉर्मलता से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी कंसंट्रेशन पढ़ ली? हम लोगों ने पढ़ लिया मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में। ठीक है बच्चों, ये सारी बात लिख लीजिएगा और अच्छे से चीजों को अच्छे से लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर कोई भी चीज आपको उसमें समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से वो सारी बातें रिपीट करके बताऊंगा। थैंक यू।